हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड में टीम। मेरा नाम शाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में जेक्यूरी सिलेक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जेक्यूरी सिलेक्टर्स की वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं यही सोच रहा था कि ये इतना इजी टॉपिक है, वेब की पूरी सीरीज़ में पूरे जितने भी टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं, कवर हो रहे हैं, उनमें इससे कोई इजी टॉपिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये जितने भी सिलेक्टर्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सिलेक्टर्स आ जाते हैं, अभी हम चेक भी करेंगे, तो उनमें से अगर आपको एक भी सिलेक्टर इम्प्लीमेंट करना आ गया ना, तो आप बाकी सारे सिलेक्टर जो हैं वो खुद ही ईज़िली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो जो एक सिलेक्टर था वो हम अपनी इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने पैराग्राफ के टैग में पैराग्राफ जो हमने लिखा था उसमें हमने स्टाइलिंग अप्लाई की थी और उसका बैकग्राउंड कलर और उसका टेक्स्ट कलर जो है वो हमने चेंज किया था। तो इसमें सिर्फ आपको मैं सारे जितने भी सिलेक्टर्स हैं उन सब की डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और उनकी वर्किंग बताऊंगा कि किस तरह वो हमारे पास वर्किंग करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिनमें जेक्यूरी के सिलेक्टर्स लिखे हुए हैं और उसके आगे उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और सिंटैक्स भी लिखा है कि किस तरह हमने अपने जो सिलेक्टर्स हैं उनको राइट करना है। तो वो मैं आपको उन पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने अपने जो सिलेक्टर्स हैं वो यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट सिलेक्टर हमें दिया है वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। जिस तरह हमने CSS में भी अप्लाई करके चेक किया था कि स्टैटिक जब हम यूज़ करेंगे तो वो हमारी कंप्लीट जो वेब पेज होगा उसके अंदर वो अप्लाई होगा। अब हमने ये किस तरह लिखना है उसके लिए मैं आपको लास्ट लेक्चर वाला फ़ाइल थी उस पर लेके आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ का टैग दिया था और उसमें लिखा था दिस इज़ जेक्यूरी क्लास। उसके अंदर मैंने सिर्फ पैराग्राफ का जो टैग था उसमें स्टाइलिंग अप्लाई की थी। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ स्टैटिक और यहाँ पे भी मैं स्टैटिक लिख देता हूँ और पैराग्राफ के टैग के बाहर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ शाम। यहाँ से मैंने सेव किया। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो आपने देखा है कि हमारा जो पूरा बैकग्राउंड कलर है ना वो पूरा ही रेड हो चुका है और जो टेक्स्ट कलर है हमारे पास वो येलो हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसके जो स्टैटिक था यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ किया था। इसकी जगह पे अगर मैं P लिख के चेक करता हूँ, यहाँ पे मैंने P लिखा है और अब आप देखें तो ये सिर्फ हमारे पैराग्राफ के ऊपर सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। तो इस तरह हमारे पास ये यूनिवर्सल सिलेक्टर वर्किंग करता है। सेकंड है हमारे पास आईडी क्लास, आईडी सिलेक्टर क्या करता है कि हम अपने पैराग्राफ का जो टैग होगा उसके अंदर कोई भी आईडी दे देंगे। यहाँ पे आईडी देंगे और वो आईडी को हम अपने इस सिलेक्टर में जो हमारे पास कोडिंग होती है जेक्यूरी के जो हमने कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं उस पर राइट कर देंगे। जिस तरह हम CSS में अप्लाई करते थे उसके साथ हम हैश लिखते थे आईडी के साथ, तो यहाँ पे भी हमने आईडी जब भी यूज़ करनी है तो यहाँ पे हमने हैश लिखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लास कि जब भी हम क्लास यूज़ करेंगे किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी भी टैग के अंदर हम क्लास देंगे। आईडीज़ और क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं, तो उसी वो जो क्लास का नाम होगा वो यहाँ पे हम डॉट लगा के यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि अगर हम मल्टीपल क्लासेस के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने ये काम करना है कि पहली क्लास डॉट फर्स्ट क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद आपने उसको सेपरेट कर देना है कोमा के थ्रू। बाय कोमा यहाँ पे आप कोमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सेकंड, उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद सेकंड क्लास का नेम लिख देंगे। और ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये सेम लाइन कॉपी होगी यहाँ पे। उसके बाद ये है कि एलिमेंट के किसी भी टैग का नाम हम लिख के, जिस तरह हमने अभी पैराग्राफ का टैग लिखा था कि पैराग्राफ के जो टैग है उसमें स्टाइलिंग अप्लाई हो रही थी, यहाँ पे हम किसी भी डिव में भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं या हमारे पास कोई हेडिंग है उसमें भी हम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास सिलेक्टर है ये सिलेक्टर है हमारे पास ग्रुप सिलेक्टर के हम डिफरेंट जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनमें उस पर सेम स्टाइलिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है कि जितने भी हमारे पास टैग्स के नेम होंगे उनको हमने अपने इस जो डॉलर के साइन के अंदर हमने ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपनी जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उनका नेम यहाँ पे लिख देने हैं।
अब क्या आ जाता है कि फ़र्स्ट, लास्ट, इवन, ऑड, ये जितने भी तीनों चारों फंक्शन जो हैं वो हम हर टैग पे, हर एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास, आप ऐसा समझ लें कि एक हमारे पास डिव है या हमारे पास बॉडी के टैग के अंदर 4 पैराग्राफ के टैग हैं, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ना उस पर अलग स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो हमने सिंपल क्या करना है कि अपने जो वेब का जो ये कोड्स, लाइन ऑफ कोड्स लिखी हैं, यहाँ पे आपने P कोलन और आपने लिख देना है यहाँ पे फर्स्ट। तो आपका जो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ होगा बॉडी के अंदर, जो पहला पैराग्राफ होगा उस पर आपकी जो स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह लास्ट है, आप फर्स्ट की जगह आप लास्ट लिखेंगे तो वो सारा उस पर अप्लाई हो जाएगी स्टाइलिंग लास्ट वाले पैराग्राफ पे। अब हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ आ जाते हैं जिनमें आप ऐसा समझ लें कि जिस तरह मैंने पहले बताया कि 4 पैराग्राफ हैं, तो उसमें दूसरे और चौथे पे अलग स्टाइलिंग अप्लाई हो सकती है। और इसी तरह ऑड का है कि हमारे पास पहले और तीसरे पे जो है वो अलग स्टाइलिंग अप्लाई होगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि TR इज़ इक्वल टू इवन और TR इज़ इक्वल टू ऑड लिखा हुआ है। अब TR किस लिए यूज़ होता है? जब हमने यहाँ टेबल यूज़ किया था तो हमने उसमें 2 एट्रीब्यूट देखे थे, एक TD देखा था और एक TR देखा था। तो TD क्या होता था? हमारे पास टेबल डाटा होता था और TR जो होता था वो हमारे पास टेबल रो होती थी। जिस तरह ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें जो TD होगा वो ये जो सारा टेक्स्ट होगा वो TD में लिखा हुआ है और जितनी भी ये रोज़ बनी हुई हैं वो TR में लिखी हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जितने ये इवन रोज़ हैं या ऑड रोज़ हैं उनमें जो बैकग्राउंड कलर है, उनका टेक्स्ट जो है कलर है या उनका कुछ फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप, पैराग्राफ nth चाइल्ड, 2 सेलेक्टर्स। ये सारे इन चारों की जो है वो वर्किंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। पहले ये फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट ऑफ टाइप इन दोनों की सेम है, लास्ट चाइल्ड और लास्ट ऑफ टाइप इन दोनों की सेम है। मतलब कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी लिखते हैं तो ये दोनों आपके पास वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट चाइल्ड। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले लिखा भी, इस वीडियो बनाने से पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो माइक का थोड़ा सा मसला हो गया, फिर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट चाइल्ड का जो कलर है ना वो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ टाइप अप्लाई करें। तो उसके लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑफ टाइप। यहाँ से अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीन। यहाँ से मैंने सेव किया इसको, प्रीव्यू जाके चेक किया तो हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। इसी तरह हमारे पास लास्ट ऑफ टाइप है और लास्ट चाइल्ड है, तो उसके लिए भी सेम ये प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट ऑफ टाइप। अब इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ऑरेंज। अब जाके चेक किया तो क्योंकि ये हमारे पास लास्ट पैराग्राफ जो था वो हमारा ये था तो उसने इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ऑरेंज कर दिया। इसी तरह हमारे पास लास्ट चाइल्ड में भी यही होता है। उसके बाद क्या लिखा है? nth चाइल्ड का ये मतलब होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे पैराग्राफ मौजूद हैं, उनमें हम किसी भी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी 3 पैराग्राफ हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे दूसरा जो पैराग्राफ है उस पर उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रीन। यहाँ से मैंने ग्रीन किया, इसको सेव किया, इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास ग्रीन हो चुका है। इसके बाद हमारे पास ये पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर आ रहा है कि डिव, उसके बाद ग्रेटर देन साइन लिखा हुआ है और P लिखा है। मतलब इसका ये मतलब है कि एक डिव हमारे पास है, डिव का एक टैग बनाया है, उसके अंदर पैराग्राफ एक एलिमेंट है, उसके ऊपर जाके स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। उसके बाद डिसेंडेंट सेलेक्टर हमारे पास है। डिसेंडेंट हमने CSS में भी देखा था कि किस तरह एक हायरार्की हमारे पास शो हो रही होती है। जिस तरह पहले एक हेड का टैग आ गया, उसके अंदर एक डिव आ गई, उसके अंदर कोई आप हेडिंग लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। मतलब कि आपने एक सीक्वेंस से उसको लिखना है। यहाँ पे डिव और पैराग्राफ लिखा है, इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग, इसके बाद स्पेस दे के आप हेडिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट प्लस नेक्स्ट है। इसका ये मतलब होता है कि डिव के फ़ौरन बाद जो पैराग्राफ होगा आपने उसके अंदर
उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी। जितनी भी आपकी डिव हैं पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में, उसमें आपने उसके जो डिव के अंदर जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। उसके बाद डिव टेल्डा और पी, इसका ये मतलब होता है कि डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे आपने उन सब पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट सिलेक्टर दिया हुआ है, नोट सिलेक्टर का उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स में लिखा है कॉलन एम्प्टी। तो यहाँ पे आप कोई भी आईडी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी क्लास दे सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे इनपुट टाइप लिखा है, आप ये इनपुट टाइप ना लिखें, सिंपल आपने लिखना नोट, और उसके अंदर आपने आईडी दे देनी है या कोई भी क्लास दे देनी है। इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है, हमने लास्ट अपनी जब वीडियो बनाई थी उसमें लिखा था पैराग्राफ का टैग यूज़ किया हुआ था, तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है सिलेक्ट ऑल हेडर एलिमेंट H1 H2 के हेडर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें जितनी भी हेडिंग्स आ जाएंगी तो उस पर ये सारी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। उसके बाद ये एनिमेटेड है, फोकस है, और ये हेडर है, ये तीन का मैं आपको प्रैक्टिकल खुद करवा के चेक भी करवाऊंगा। उससे पहले हम ये जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर आ जाते हैं। इसका मैं आपको सर की स्लाइड्स में बताता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह वर्किंग करते हैं। अब एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्या होता है कि हमारे पास href कोई भी हमने लिंक दिया होता है, उस पर हमने अब स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं सिर्फ हमारे जो लिंक है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आपने href कर देना है। उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आपकी जो लिंक है वो स्टार्ट हो रही है http://2/, ठीक है। अगर आपके लिंक के स्टार्ट में ये चीज़ आ रही है तो उस पर अलग कलर अप्लाई हो। उसके बाद ये इसके अंदर डॉलर का साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो लिंक है उसके एंड पे जो एक्सटेंशन आ रही है उसमें आपने अलग स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक आ जाता है कि आपके पूरी लिंक में इस नाम का जो भी वर्ड आ जाएगा तो उस पर आपने अलग स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं, जिसमें हम ऐसा करते हैं कि 3 हम लिंक क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सेव किया, अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है, कि हमारे पास ये 3 जो हैं वो लिंक हमारे पास शो हो चुके हैं। अब हमने इस पर जो एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं उनके थ्रू स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे हम उसका जो कोड होगा वो राइट कर लेते हैं, तीनों लिंक पे जो कोड एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमास, उसमें लिख लेता हूँ href.css की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। उसका हम कलर चेंज करते हैं, कलर और कॉमा लगाया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पिंक, कि जो कलर है वो हमारा पिंक हो जाए। यहाँ से सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमारे जो तीनों लिंक्स हैं उनका जो कलर है वो चेंज होके पिंक हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लिंक है वो जिस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उस एक वर्ड को स्पेसिफाई करके या कुछ उसके आप ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स को स्पेसिफाई करके हम उस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दें। जिस तरह अब ये स्टार्टिंग जो इसका लिंक हो रहा है वो है HTTPS, सारों में HTTPS आ रहा है। काफ़ी लिंक ऐसे होंगे जिनमें कुछ और वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे, तो उसको यूज़ करके भी हम अपने लिंक में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, ब्रैकेट लगाई, उसके बाद हमने लिखना है href। उसके बाद हमने लगाना है पावर वाला साइन, पावर साइन लगाना है, यहाँ पे इक्वल करना है, कोट लगाना है, एक सिंगल कोट लगाना है, यहाँ पे कोटेशन देनी है। उसके बाद हम ये जो वर्ड चाहते हैं कि इस वर्ड से शुरू होने वाले लिंक का कलर ये हो जाए तो वो हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे। तो हमारे पास HTTPS आ रहा है, यहाँ पे कॉलन लगाया है और 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए हैं और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे मैंने इसका सिंगल कोटेशन ऐड नहीं किया, .css की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इसका बैकग्राउंड कलर लिख दें या सिंपल कलर लिख दें, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कोमा लगा के उसका कर देते हैं हम रेड, कि जी इस वर्ड से शुरू होने वाले जितने भी हमारे पास लिंक आ रहे हैं उन सब का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड। तो यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है हमसे, मिसिंग ये हो रहा था कि यहाँ पे जो सिंगल कोटेशन हमने देनी थी वो इसके बाद देनी थी। यहाँ से सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमारा जो लिंक का बैकग्राउंड कलर आ रहा है
हमारे जो लिंक का बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो हमारे पास रेड शो हो चुका है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लिंक एंड हो रहा है, जिस तरह हमारा ये .com एंड हो रहा है, तो उसका बैकग्राउंड कलर इस बैकग्राउंड कलर से चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने लगाना है $, जहाँ पावर साइन लगाया था वहाँ पे हमने $साइन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे वो वर्ड स्पेसिफाई कर देना है कि उस लिंक के एंड में जो जो वर्ड आ रहे हैं उस लिंक का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पे 2 कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पे 2 में .com आ रहा है, एक में .pk आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ .com और उसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रीन। यहाँ से मैंने सेव किया और अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं। तो जिसके एंड में .com आ रहा था उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास ग्रीन हो चुका है। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है और लास्ट जो एट्रीब्यूट था वो हमारे पास ये था कि पूरे लिंक के सेंटर में कुछ भी वर्ड्स जो आ रहे हों उनका जो कलर है वो आपने चेंज कर देना। सब में जो है यहाँ पे $WW आ रहा है, तो यहाँ पे मैं वही लिख देता हूँ। और उससे पहले यहाँ पे हमने स्टैटिक लगाना है कि ये वर्ड हमारे किस पूरे लिंक में कहीं भी अगर आपको फाइंड हो जाता है तो आपने उसका जो उस पर जो स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www और यहाँ पे अब इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ऑरेंज। यहाँ से सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं। तो इन सब का बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास ऑरेंज हो चुका है। और हमारे पास अब जो लास्ट रह जाता है वो है ये इनपुट टाइप्स का, कि इनपुट टाइप्स जब हमने CSS में जब हमने उसको डिस्कस किया था तो हम क्या लिखते थे कि इनपुट, उसके बाद उसकी टाइप लिखते थे और जो भी टाइप होती थी उस पर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते थे। यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम वो CSS वाला मेथड फॉलो करें तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक बटन बना के रखा हुआ है जिसकी टाइप है बटन, इनपुट टाइप बना के रखी है जिसकी टाइप है बटन। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास चेंज हो जाए। अब CSS में हम किस तरह करते थे, हम पहले लिखते थे उसकी इनपुट, क्योंकि हम इनपुट टाइप लिख रहे हैं इनपुट, और हम लिखते थे ये ब्रैकेट्स लगाते थे और इसमें लिखते थे टाइप इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रही है बटन। इसको सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ हो रही है कि हमारा इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास ग्रीन हो गया। हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो यहाँ से कलर को रेड किया, सेव किया। अब जाके चेक करते हैं तो हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। हम CSS में इस तरह यूज़ करते हैं। अब हम जिस तरह सर ने बताया कि हम उसको सेमी कॉलन लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम मेथड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कॉलन लगाया और लिखा बटन, सेव किया। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास सेम वही जो वर्किंग हो रही है वो उसी तरह ही हो रही है। हम यहाँ पे अब हमने एक टाइप यूज़ किया। यहाँ पे आप बटन थी, वहाँ पे हमने और भी टाइप्स देखी थी जिसमें टेक्स्ट आ जाता था, डेट एंड टाइम आ जाता था और ईमेल वाला भी आ जाता था, और जितनी भी इनपुट टाइप्स हैं आप इस तरह उसको कर सकते हैं।